दो तीन। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक आज आपके सामने हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज की नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने आए हैं। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि पहले हम हरियाणा सीरीज की अपनी 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमारा गुप्त काल तक हुआ था। गुप्त काल के बाद हमने अब गुप्त काल से आगे स्टार्ट करना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमने एक क्लास हरियाणा में गांधी जी के बारे में दी थी, उसकी एक क्लास और बची हुई है, वो किसी दिन फिर आपको दी जाएगी कि गांधी को ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, आवाज बिल्कुल क्लियर है? एक बार साउंड की बताइए बच्चों, बिल्कुल क्लियर है साउंड? आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये, इस क्लास को आप क्लासरूम की क्लास समझें, साथ में अपनी कॉपी पेन लेके बैठें। देखो बेटा, कॉपी पेन लेके अगर बैठोगे तभी हम आपको चित्र करा पाएंगे। कोई लेटते हुए पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, मैं बीच में कोई भी कमेंट नहीं लूंगा। लास्ट के 5 और 10 मिनट्स आपके कमेंट सेक्शन के लिए रखे जाएंगे। लेट अस सपोज बीच में किसी बच्चे को कोई डाउट है, वो डाउट अपना लिख लिया, जब मैं दोबारा कमेंट मांगू तो वो डाउट देना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते बीच में बच्चे कोई बात कर रहा है कि रेडा पुलिस का पेपर होगा नहीं होगा, कोई बात कर रहा है कि वो आज करंट अफेयर्स का क्या चल रहा है, ऐसे नहीं भाई। जितने बच्चे पढ़ो सीरियस होके पढ़ो। और मुझे क्या लगता है सीरियस है सभी बच्चे। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है सभी अपने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उससे हमें पता लगे कितने बच्चे एक्टिव कितने नहीं है और कितने बच्चे रेगुलर रहते हैं। मैं केवल यही चेक करूंगा स्टार्टिंग में कितने हैं और एंड तक कितने हैं। बगैर कमेंट किए बिल्कुल आपके ईच एंड एवरी डाउट सोल्व किए जाएंगे, पर बीच में कोई और बाहर की बात ना हो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, बस गुड आफ्टरनून एक बार में हो जाती है सभी की, ठीक है। उसके बाद केवल बोर्ड पे ध्यान हो, क्योंकि आपकी नेशनल जीके और हरियाणा जीके साथ साथ चल रही है, उसके लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ये बीच में और कमेंट ना होने चाहिए, ठीक है। चलो तो करेंगे स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते ध्यान से। पहले मैं आपको ओवरऑल हिस्ट्री बताऊंगा, फिर आपको हरियाणा के जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था, हमारा गुप्त कौन थे? गुप्त थे सामंत कुषाणों के, ये समझने का है। कुषाणों के सामंत थे गुप्त। जैसे कुषाण वीक होंगे, कमजोर होंगे, गुप्त ऊपर उठ जाएंगे। गुप्तों में गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्ता। पेपर में आ जाए गुप्त काल के संस्थापक नेशनल जीके के लिए कौन थे? श्रीगुप्ता। और वास्तविक संस्थापक पूछे, वास्तविक संस्थापक, तो आपका आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान देने वाली बात है यहां पर, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त का संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्ता और गुप्त का वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। आगे इंपॉर्टेंट बात समझिए, गुप्तों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध राजा कौन से हुई? प्रसिद्ध राजा, गुप्तों में बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं आपके समुद्रगुप्त। गुप्तों में सबसे प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट भारत को जीत लिया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अगला पॉइंट, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हमें कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रशस्ति लेख, अभिलेख इलाहाबाद। प्रयाग प्रशस्ति लेख इलाहाबाद से हमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केवल मैं नेशनल जीके के वो पॉइंट बताऊंगा आपको, स्टोरी सारी सुना दूंगा, जिससे कोई भी आप पढ़ोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे नेशनल जीके के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको साथ ही साथ में बता दूंगा। अगली बात हम करें, चंद्रगुप्त द्वितीय एक राजा हुए हैं
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा हुए हैं, इन राजा के समय फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके समय कौन भारतीय आया था? पर फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। फाहियान की जो पुस्तक है वो है फा के की। क्लियर? सारा साथ ही साथ नोट कर लेना है, फा के की। अगली मैं बात करूं, गुप्त काल को प्राचीन वास्तुकला का स्वर्ण काल बोलते हैं। प्राचीन वास्तुकला का स्वर्ण काल बोलते हैं गुप्त काल को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं, गुप्त काल को मंदिरों का काल भी बोलते हैं। यहां पर ज्यादातर मंदिर पंचायतन शैली के हैं। पेपर में आ जा कौन सी शैली? पंचायतन शैली। किससे संबंधित है? पंचायतन शैली मंदिरों से संबंधित है। मंदिरों का स्वर्णकाल पंचायतन शैली। पंचायतन शैली किस प्रकार की होती है भाई? ध्यान समझिए, पंचायतन शैली किस प्रकार की होती है? पंचायतन शैली में एक मंदिर सेंटर में होगा और 4 मंदिर इधर से उधर होंगे। ये 4 मंदिर इधर से उधर होंगे, एक मंदिर सेंटर में होगा। इस प्रकार इसमें गर्भगृह होगा, इसमें मेन मंदिर होगा। इस शैली को क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। हाँ जी मीनू सैनी जी, टॉपिक चल रहा है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल में हरियाणा और गुप्त काल का ओवरऑल थोड़ा बहुत इंडिया का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इसमें नहीं कि पूरा गुप्त काल बिल्कुल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, हरियाणा बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा और नेशनल के वो पॉइंट जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कराए जाएंगे। तो पंचायतन शैली क्रिएटिव गुप्त काल की, मंदिरों की शैली कौन सी शैली? पंचायतन शैली। इस प्रकार हमारे यहाँ पर गुप्त काल का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने बताया मंदिरों का। तो दोबारा मैं एक बात बोलता हूं, गुप्त काल में क्या हुआ? तो गुप्त काल में क्यों मैंने ये चीजें पढ़ाई? हरियाणा में भी जब गुप्त काल आएगा, गुप्त काल के जो साक्ष्य मिलेंगे, उन गुप्त काल के साक्ष्यों में हमें हिंदू धर्म की अनुपम छटा देखने को मिलेगी। पहले वाले जो साक्ष्य मिले हैं मौर्योत्तर काल के, वो मोरों के मिले हैं और किसी जो भगवान के साक्ष्य कम मिले हैं, परंतु गुप्त काल में भगवान के साक्ष्य मिलेंगे, मंदिरों के साक्ष्य मिलेंगे। अब हम देखते हैं हरियाणा में गुप्त काल के साक्ष्य। चलिए, तो पहली वाली जो क्लास होगी 10-15 मिनट की वो नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और उसके बाद हमारी हरियाणा जीके चालू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा में गुप्त काल। ध्यान से समझना। सबसे पहले कुछ थे अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख हैं? ध्यान से, सारे साथ में लिख रहा हूं मैं। तोसाम, हिसार, नचार खेड़ा, कपाल मोचन, क्लियर? आगे देखिए, लाओस, पिंजोर, मोहनबाड़ी, ये सारे के सारे शख्स किस तरह के हैं? गुप्त काल के। अब इन्हें 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। देखो, फिर सोहन प्रजापति जी, आप शायद लेक्चर की स्टार्टिंग में नहीं आए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था बुक कौन सी पढ़नी है, क्या कुछ पढ़ना है, ये सारे कमेंट आप जब लास्ट में 10 मिनट में बोलूंगा उसमें करना है। तब तक के लिए आप केवल लेक्चर में ध्यान दीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आता हूं, क्योंकि कमिटमेंट की है। ये नहीं कहता कि सलमान खान बड़ी कमिटमेंट है, पर मैंने कमिटमेंट की है कि बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अदरवाइज मेरा खुद का एग्जाम भी आ चुका है एचसीएस का, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूं, पर तो फिर भी आपको निकालने के लिए देखो, मुझे तो ये चीज आती है भाई, मैं दोबारा आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं। मैं अपना रिवीजन क्या करूंगा इनका? हरियाणा जी की एक बुक लिख दी, अब मुझे हरियाणा जी के बारे में पढ़ाने का क्या बेनिफिट? मैं कोई भी टॉपिक कराऊं, एक चीज का कराऊं तो मुझे बेनिफिट। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एसआई कांस्टेबल या एचएसएससी के एग्जाम के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इस लेक्चर की वैल्यू समझो। मैं स्पेशली अपनी जॉब के बाद आपको टाइम दे रहा हूं, केवल इसलिए कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। मैं एक गरीब फैमिली से था, आप लोगों में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका यहाँ पर बेनिफिट हो जाए, ये केवल आपसे उम्मीद है भाई। सीधी सीधी पूरा स्टार्टिंग में आओ, फिर लास्ट में आपने पढ़ना है,
ठीक है, अब सीधा अपना पढ़िए भाई, उसके बाद आपके जो भी होंगे सब कुछ डाउट में लूंगा, मैंने डाउट पे कभी किसी को मना नहीं किया, थोड़ा पढ़िए बस ध्यान से। देखिए भाई, तो शाम पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चन आओगे, मैं गारंटी देता हूं नॉर्मल पर्सन हर कोई कर देगा, परंतु आपने मेहनत नहीं देखी है। मैंने सारी बुक को की सब में जो कमियां थी वो कमियां दूर करने की कोशिश की है। पेपर में आ जाए सब कोई लिख देंगे कि तुषार अभिलेख कहां मिला, भिवानी, कोई भी लिख देगा, परंतु पेपर में यह आ जाएगा तुषार अभिलेख किस काल का है, तब आप लोग कर पाओगे तुषार अभिलेख किस काल का है, गुप्त काल का। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, इनमें से कौन सा अभिलेख गुप्त काल का है, कौन सा नहीं है। तो तुषार अभिलेख कहां पर है, भिवानी में, और किस काल का, गुप्त काल का। अगला जो प्रश्न आएगा, इस अभिलेख में क्या मिला, भगवान विष्णु से संबंधित 2 सरोवरों का वर्णन है। खाली पिन बुलेट पॉइंट लिख दिए मैंने कि तुषार अभिलेख में किसका है, भिवानी, कोई भी कर देगा, परंतु किस काल का है, गुप्त काल का, और इसमें क्या मिला, भगवान विष्णु से रिलेटेड 2 सरोवर मिले, इंपॉर्टेंट। अगला चलिए, इसार, इसार सतम अभिलेख कहां पर मिला, इसार में। इसमें भी भागवत धर्म के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। और बाद में यह इसार सतम अभिलेख गुजरी महल में पाया गया। तो मिला तो कहां पर, गुजरी महल में, परंतु गुजरी महल तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बनी थी, उससे पहले ही क्या बन चुका अपना इसार सतम अभिलेख। इस अभिलेख को इसार सतम अभिलेख बोलते हैं, सतम अभिलेख। मतलब ये स्तंभ पे मिला है, स्तंभ पे, खंबे पे मिला है, ठोस चीज पे। क्लियर टू यू। आगे चलते हैं भाई, नचार खेड़ा, बहुत सारी पुस्तकों में देखना नचार खेड़ा, जींद, नचार खेड़ा आपका भिवानी लिख रखा है, पर नचार खेड़ा कहां पर है, जींद में। ध्यान से देखिए, नचार खेड़ा जींद, बुकों में भिवानी वगैरह लिख रखा है, नचार खेड़ा जींद। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नचार खेड़ा जींद में जटायु, श्री राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि के चित्र मिले हैं, और रामायण अंकित मूरे मिली हैं, श्लोक, रामायण के श्लोक अंकित मोरे मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रामायण से पेपर में किस तरह आएगा, नचार खेड़ा नामक अभिलेख कहां पर है, जींद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस काल का है, गुप्त काल का। किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म। किस कथा से संबंधित है, रामायण। किसके, जटायु जी के, जिन्हें सीता जी को बचाया था रावण के हाथों से, परंतु वो मारे गए थे, पूर्णतः बचा नहीं पाए थे। दूसरा मैंने बताया, रामायण अंकित, रामायण के श्लोक अंकित मोहरे कहां पर मिली है, नचार खेड़ा जींद। रामायण के श्लोक अंकित मोहरे। क्लियर टू यू। अच्छा, ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी कोशिश करेंगे इसको, संतोष जी कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक बार चेक करना ऑडियो में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कपाल मोचन। कपाल मोचन कहां पर है, यमुनानगर। कपाल मोचन से संबंधित क्या है, यहां पर जो अभिलेख मिले, कपाल मोचन मंदिर भी है यमुनानगर में, हम पहले भी कर चुके हैं कपाल मोचन। कपाल मोचन में जो 2 अभिलेख मिले, दोनों अपूर्ण हैं। अब यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पेपर में आ जाए अपूर्ण अभिलेख, अपूर्ण अभिलेख खाली पेपर में आ जाए अकेला अपूर्ण अभिलेख, तो आपका आंसर होगा करनाल। और 2 अभिलेख जो अपूर्ण मिले हैं, तब आंसर आएगा आपका कपाल मोचन। अकेला अभिलेख आए तो करनाल अभिलेख, कौन से काल का, गुप्त काल का। और 2 अभिलेख इकट्ठे अपूर्ण मिले तो कपाल मोचन यमुनानगर। क्लियर भाई, पूर्वा कश्यप जी। चलो, कपाल मोचन यमुनानगर मंदिर भी है। अगला देखिए, लाओस। लाओस वियतनाम खुद एक देश है। लाओस विदेशी, तो विदेशी अभिलेख आ जाए, विदेश का अभिलेख लाओस में मिला है। किससे संबंधित है, ये महाराजा धीराज, महाराजा धीराज श्री देवका जी। किस राजा से संबंधित है, श्री देवका जी। विदेश में कौन से काल का है, गुप्त काल का। और विदेश में पाया गया अभिलेख कौन सा है, लाओस में। किस राजा से संबंधित, श्री देवका जी, महाराजा धीराज। और उसमें वर्णन क्या है, इसमें थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन है। तो थानेसर कुरुक्षेत्र के वर्णन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, लाओस का अभिलेख। कौन सा विदेशी अभिलेख, लाओस का अभिलेख। अभिलेख 2 आ जाए, जैसा मैंने बताया, 2 अपूर्ण अभिलेख आ जाए तो आंसर आएगा कपाल मोचन यमुनानगर। 1 अपूर्ण अभिलेख आ जाए तो आंसर आएगा करनाल। क्लियर। आगे देखिए भैया, हम बात करते पिंजौर।
पिंजौर अभिलेख में ये कहां पर है? पंचकुला में। किस काल का है? गुप्त काल का। ये क्लासिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने स्पेसिफिकली अभिलेखों का बार बार उनका इंडिविजुअल जाके पता लगाया कौन सा किस काल का है। देखो विक्रम शोराम जी फिर आपको कर रहे हो, हाँ कपाल मोचन और गोपाल मोचन में नहीं, गोपाल मोचन नहीं, ये कपाल मोचन है, गोपाल मोचन नहीं है। सोन प्रजापति जी कपाल मोचन है। हाँ विक्रम शोराम जी मैंने बताया था, जो भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो लास्ट के 10 मिनट में कीजिए और मुझे एक्टिवनेस पता लग जाए बच्चों। ये नहीं कि मैं चैनल के लिए बोल रहा हूं, सभी सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे एक्टिव है कितने नहीं है। सब्सक्राइब करो भाई, मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं। जितने बच्चे एक्टिव सभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। समझ में नहीं आया डिसलाइक करो, पता तो लगे टोटल कितने हैं। ठीक है, सभी ने कर लिया अभी सब्सक्राइब और लाइक डिसलाइक करो। चलो करो, शाबाश। ठीक है, चलो भाई अब आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूं पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख कहां पर है भाई? पंचकुला में। पंचकुला में है, पेपर में आ जाए किस अभिलेख में पंचकुला का नाम पंचमपुर है? तो पंचकुला का नाम पंचमपुर पिंजौर अभिलेख में है। और यह अभिलेख किस काल का है भाई? यह अभिलेख हमारा गुप्त काल का है। यह इंपॉर्टेंट कहीं पर नहीं मिलेगा आपको कि ये गुप्त काल के, सभी मैंने क्लासिफाइड कर रखे गुप्त काल के। तो पिंजौर अभिलेख पंचकुला गुप्त काल। अगला आजिए मोहनबाड़ी, ये भी किताबों में मिलता है रोहतक, गलत है। मोहनबाड़ी अभिलेख झज्जर से मिला है और मोहनबाड़ी अभिलेख झज्जर से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी अभिलेख कहां से भाई? झज्जर। चलो ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं भाई, ध्यान से समझना। दोबारा करें तो शाम अभिलेख भिवानी में किससे संबंधित? भगवान विष्णु के क्या मिले? 2 सरोवर। आगे देखिए इसार शतंभ अभिलेख कहां पर? इसार पर। पुण्य धर्म के साक्ष्य है, भागवत धर्म के साक्ष्य है। वर्तमान में कहां पर पाया गया? गुजरी महल इसार में। नचार खेड़ा जींद में, जहां पर जटायु, श्री राम लक्ष्मण सीता और रामायण के श्लोक अंकित क्या मिले हैं? मोरे। आगे आ जाइए कपाल मोचन यमुनानगर, 2 अभिलेख, दोनों के दोनों क्या है? अपूर्ण। एक अभिलेख अपूर्ण हो तो करनाल मौर्य काल का, 2 अभिलेख अपूर्ण हो तो कपाल मोचन यमुनानगर गुप्त काल का। अगला लाओस अभिलेख, विदेशों का अभिलेख कौन से काल का मिला है? गुप्त काल का। किस राजा से संबंधित? श्री देवका जी से। उन्होंने किसका वर्णन किया है? थानेसर कुरुक्षेत्र का। अगला बोले हम पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख कहां से मिला है? पंचकुला से। पिंजौर अभिलेख पंचकुला से। और इस अभिलेख में किसका वर्णन है? पंचमपुर। पंचकुला को क्या कहा गया? पंचमपुर। पिंजौर अभिलेख। मोहनबाड़ी अभिलेख ये कहां से मिला है? झज्जर से। रोहतक नहीं बुकों में गलत है, ये झज्जर से। और झज्जर में इसका कहां पर भी? भगवान विष्णु के साक्ष्य मिले। चलिए झज्जर में, खाली झज्जर से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये हमारे क्या थे? गुप्त काल के अभिलेख। अब मैं गुप्त काल के अभिलेखों को रब करता हूं। अब हम गुप्त काल की अन्य साक्ष्य पढ़ेंगे। गुप्त काल में अन्य क्या साक्ष्य मिले, ध्यान से समझना। गुप्त काल के अन्य साक्ष्यों में हमें मिले हैं समुद्रगुप्त के सिक्के। जो भारत के नेपोलियन है समुद्रगुप्त, बहुत बड़े जो सम्राट हुए गुप्त काल के, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के ये हमें मिले हैं मिथ्याथल व जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर व मिथ्याथल भिवानी। मिथ्याथल भिवानी व जगाधरी यमुनानगर, यहां से में क्या मिले हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के। क्लियर टू यू? आगे देखिए भाई, अब आवाज आ रही होगी, आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करें सूर्य देव की मूर्ति। सूर्य देव की मूर्ति ये हमें कहां से मिली है? अग्रोवा से। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली पेपर में सूर्य देव की मूर्ति आए तो अग्रोवा, कौन से काल की? गुप्त काल की। परंतु पेपर में आ जाए सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, स्तंभ पर बनी मूर्ति, तब आपका आंसर आएगा थानेसर।
ध्यान देना इस बात पर, खाली सूर्यदेव की मूर्ति आए तो अग्रवा, परंतु सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति आए तो आपका आंसर होगा थानेसर। आवाज में प्रॉब्लम आ रही भाई? चलो ठीक है, खाली सूर्यदेव की मूर्ति आए तो अग्रवा, परंतु सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति आए तो थानेसर। क्लियर टू थानेसर कुरुक्षेत्र। क्लियर भाई? ये सूर्यदेव वाली मूर्ति अग्रवा गुप्त काल की है। आगे देखिए, बहुत बार पेपर में आ रही है, शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति, फाजिलीपुर सोनीपत। तो पेपर में सोनीपत भी आ सकता है या सीधा नाम भी आ सकता है, फाजिलीपुर सोनीपत। तो शेष सैया पर लोटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, फाजिलीपुर सोनीपत, ये भी किस काल की? गुप्त काल की। हमने गुप्त काल को पढ़ा, मैंने ज्यादातर चीजें बताई गुप्त काल में, सारी भगवानों से रिलेटेड चीज पाई। जब हमने मौर्य काल पढ़ा था उसमें बुद्ध जैन से रिलेटेड पाई, सम्राट अशोक से संबंधित पाई, परंतु गुप्त काल में सारी किसकी पाई? भगवानों की। क्लियर टू यू? फाजिलपुर सोनीपत। चलो फाजिलपुर हो गया एग्जैक्ट, फाजिलपुर सोनीपत। कृष्ण जी लुथासा जी, अभी तो बताया था मैंने, सारी बुक बता देंगे, पर पूरा लेक्चर होने के बाद, लेक्चर के बीच में मत पूछा करो कुछ भाई, ठीक है? अब मोनिका जी ने पूछा चंद्रगुप्त किसने बनवाया था, ये बाद में वास्तुकला में पढ़ाएंगे आपको चंद्रगुप्त जी, ठीक है? चंद्रगुप्त कुरुक्षेत्र सब कुछ पढ़ाएंगे, पहले लेक्चर में लेक्चर का मजा लिया करो। जब पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा ना, तो बीच में कमेंट पे सीधा ध्यान नहीं जाएगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगी, जो भी कमेंट पे ध्यान जाएगा। उस पढ़ाई को एंजॉय करो। एक बार आपको ये सिस्टम समझ में आने लगेगा ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। जिस तरह से आपको हिस्ट्री को बिल्कुल इकट्ठा करके पढ़ो, क्या से क्या हो जाएगा, ठीक है? चले आगे। तो ये हमारा गुप्त काल हुआ भाई। अब फिर वही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, गुप्त काल हमने रिवाइज कर लिया, गुप्तों के बाद अगला कौन सा काल आएगा? पहले हम नेशनल हिस्ट्री को जाने, तभी हमें हरियाणा हिस्ट्री पता लगेगी। देखो भाई, गुप्त काल, भाई गुप्तों के शासक कमजोर हुए, तो जिस प्रकार गुप्त कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के क्या थे? सामंत। मैंने पहले पढ़ाया था, सामंत बोलते बड़े बड़े जागीरदारों को। इसी प्रकार गुप्तों के जो सामंत थे वो थे प्रभाकर वर्धन वंश। वर्धन वंश में गुप्तों के सामंत थे पुष्यभूति। तो जब गुप्त काल कमजोर होगा तो ये पुष्यभूति जी अपना अलग क्या बना लेंगे? राजपाट। तो पुष्यभूति जी ने, गुप्तों के सामंत ने सबसे पहले पुष्यभूति वंश की नींव डाली, और पुष्यभूति वंश की जो भी नींव डाली, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहां पर बनाई? थानेसर कुरुक्षेत्र। तो पेपर में आता है पुष्यभूति कौन थे? गुप्तों के सामंत थे। इन्होंने वर्धन वंश की नींव डाली, और वर्धन वंश की जो नींव डाली, वो नींव डालने के बाद कहां पर राजधानी बनाई? थानेसर कुरुक्षेत्र। आगे देखिए क्या हुआ, पूरा समझिए, मैं पूरी स्टोरी को समझाता हूं इसको। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली, थानेसर कुरुक्षेत्र। पुष्यभूति ने और कुरुक्षेत्र में क्या करा? इन्होंने यहां पर स्थानेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। स्थानेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर बनाया? पुष्यभूति ने थानेसर। तो स्थानेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनवाया भाई? पुष्यभूति ने। कहां पर? थानेसर। उसके बाद क्या हुआ भाई? पुष्यभूति जो है, इनके जो पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन, वो गद्दी पर बैठे। प्रभाकर वर्धन जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी और इस वंश को आगे फैलाया। तो संस्थापक आ जाए तो पुष्यभूति, परंतु वास्तविक संस्थापक आ जाए तो प्रभाकर वर्धन। और एक पॉइंट और याद रखना, पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है, स्थानेश्वर का महादेव मंदिर कहां पर है? तो आप बोलोगे थानेसर कुरुक्षेत्र। किसने बनवाया? पुष्यभूति जी ने। परंतु एक प्रश्न और आता है, इस थानेश्वर का मंदिर का पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण किसने कराया? तब आंसर आएगा सदाशिवराव भाऊ, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ।
ठीक है भाई, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ। तो दोबारा करते हैं। गुप्तों के सामंत थे पुष्यभूति। पुष्यभूति जी ने अपना अलग वंश बनाया, कहां पर, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और क्या काम कराया, कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्थानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, सदाशिवराव भाऊ ने कराया। फिर पुष्यभूति जी का जो पुत्र था, पुष्यभूति के जो पुत्र थे, वो पुत्र कौन थे, प्रभाकर वर्धन। फिर क्या हुआ, 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु को हुई 605 ईस्वी में। फिर क्या हुआ भाई, अब मैं बात करता हूं, जब इनकी मृत्यु हुई, सदाशिवराव मराठा सरदार थे, ठीक है। वो मराठा सरदार के टाइम पे आपको बता दिया जा रहा 1781 के राउंड, ठीक है। अब सॉरी 1758 के राउंड वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मराठे यहां पर भारत में आएंगे। आगे देखो, 605 के बाद 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बच्चे थे, तो राज्यवर्धन को क्या बनाया गया, सम्राट। जो राज्यवर्धन को सम्राट बनाया गया, ध्यान से समझिए, इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था राज्यश्री। राज्यवर्धन को 605 ईस्वी में सम्राट बनाया गया, और जो ये राज्यश्री थी, जो इनकी राज्यश्री इनकी बहन थी, इसकी मैरिज ग्रह वर्मा के साथ हुई। ग्रह वर्मा क्या थे, ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से इनकी क्या हुई, शादी हुई। प्रॉब्लम क्या हुई, जो ग्रह वर्मा थे, इनके साथ मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक, बंगाल के राजा शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रह वर्मा पर अटैक कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। प्रभाकर वर्धन के भाई आदित्यवर्धन जी, 605 ईस्वी में मैंने बताया उनकी मृत्यु होगी प्रभाकर वर्धन जी की, तो उनके बड़े बेटे को राजपाट मिला राज्यवर्धन को। उनकी एक बहन थी राज्यश्री, जिनकी मैरिज किसके साथ हुई थी, ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा कहा के थे कन्नौज के राजा। मैंने कभी भी और राजाओं का नाम नहीं पढ़ाया, ना गुप्त में ना मौर्य में। हरियाणा में हर्षवर्धन का पढ़ाने का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में एकमात्र सम्राट हुए हैं हर्षवर्धन जी। ध्यान समझिए, ग्रह वर्मा की मैरिज हुई कन्नौज के राजा के साथ, ना कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा जी, उनकी मैरिज हुई राज्यश्री के साथ। इस ग्रह वर्मा के ऊपर, कन्नौज के ऊपर आक्रमण करा मालवा के राजा देवगुप्त ने और बंगाल के राजा शशांक ने। अटैक किया भाई, अटैक करते ही ग्रह वर्मा को मार दिया। तो प्रभाकर राज्यवर्धन के बहनोई को मार दिया। राज्यवर्धन अपनी बहन के राज्य को बचाने के लिए कन्नौज गया। जब वो कन्नौज गया तो राज्यवर्धन को भी मार दिया। सुनिए ध्यान से, मैंने बताया राज्यवर्धन की और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री थी। ग्रह वर्मा कन्नौज के राजा से मैरिज हुई और इनके बहनोई पर मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक ने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ग्रह वर्मा को मार दिया। अपनी बहन को बचाने के लिए राज्यवर्धन गया। राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए गया, उसको भी क्या कर दिया, मार दिया। अब अपने बड़े भाई के मरने की वजह से थानेसर जो हर्षवर्धन जो था, मात्र 15 वर्ष की आयु में उसके सेनापति सिंहनाद के कहने पर मात्र 15 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन क्या बने, सम्राट। हर्षवर्धन क्या बने भाई, सम्राट। जब हर्षवर्धन सम्राट बने तो ये फिर दोबारा अपनी बहन को बचाने के लिए गए। अपनी बहन को जब बचाने के लिए गए तो इन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को मार दिया। इनके सेनापति ने, और बंगाल के राजा शशांक भाग गया। तो जो राज्यवर्धन नहीं कर पाया वो किसने कर दिया, हर्षवर्धन ने कर दिया। हर्षवर्धन ने क्या किया भाई,
देवगुप्त को तो मार दिया मालवा के राजा, और बंगाल के राजा शशांक को भगा दिया। अब दोबारा राजपाट किसको दे दिया? अपनी बहन को। तो अपनी बहन को दे दिया राजपाट, परंतु उसकी बहन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उसकी बहन का उत्तराधिकारी न होने की वजह से हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपना लिया। अब देखिए, कन्नौज यूपी में, थानेसर हरियाणा में। बंगाल का राजा शशांक हार गया था। अगर वो अपनी राजधानी को कन्नौज नहीं बनाएगा तो बार बार बंगाल का राजा शशांक उस पर क्या करता रहेगा? अटैक। इसीलिए उत्तराधिकारी न होने की वजह से जब कन्नौज को अपनाया तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी क्या बना ली? राजधानी। ठीक है भाई, अब हम दोबारा करते हैं, दोबारा सुन लो पूरी की पूरी कहानी, एक जो बीच में आया कोई भी। पुष्यभूति जो गुप्तों के सामंत थे, उन्हें वर्धन वंश की नींव डाली। उन्होंने स्थानेश्वर में स्थानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिवराव बाबू ने कराया। पुष्यभूति का जो पुत्र था वो प्रभाकर वर्धन था, वो बड़ा ऐश्वर्यवान राजा था, इसीलिए वर्धन वंश का संस्थापक के तौर पर किसको जानते हैं? प्रभाकर वर्धन को। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी। उसके बड़े पुत्र राज्यवर्धन को गद्दी का भार संभालने का मौका मिला। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो भाई थे, उनकी एक बहन थी राजेश्री। राजेश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। उसके बहनोई के ऊपर मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक ने अटैक कर दिया। उस अटैक में ग्रहवर्मा मारा गया। जब ग्रहवर्मा मारा गया तो उसका बदला लेने के लिए, अपने बहनोई का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन गया। राज्यवर्धन को भी उन दोनों ने मार दिया। फिर जो वर्धन वंश का सेनापति था सिन्नाद कौन था? वर्धन वंश का सेनापति सिन्नाद। उसके कहने पर 15 वर्ष की अल्पायु में, कितने वर्ष की अल्पायु में? 15 वर्ष की अल्पायु में हर्षवर्धन को सम्राट बनाया गया। और उसके कुछ समय पश्चात हर्षवर्धन जी जो थे, हर्षवर्धन जी ने कन्नौज पर आक्रमण किया अपनी बहन को बचाने के लिए। जब कन्नौज पर अटैक किया तो उसने मालवा के देवगुप्त को मार दिया, जिसने उसके भाई और बहनोई को मारा था, और शशांक जो बंगाल का राजा भाग गया। इस प्रकार उन्होंने पूरा राजपाट अपनी बहन को लौटा दिया, राजेश्री को। परंतु उनके बीच उनका कोई उत्तराधिकारी न होने की वजह से कुछ समय पश्चात कन्नौज को भी हर्षवर्धन ने अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि कन्नौज काफी दूर था, बंगाल का राजा शशांक बार बार अटैक कर रहा था, इसीलिए हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बना ली? कन्नौज। समय काल में अंतर था भाई, थानेसर तो बहुत पहले से थी, कन्नौज उसने बाद में बनाई थी। क्लियर टू यू? कन्नौज उसने बाद में बनाई थी राजधानी। अब हम चले भी आगे। ये हमारा पूरा का पूरा किसका सिस्टम था? हर्षवर्धन का। आगे देखिए, हाँ वही तो बताई कि पहले उसे कंट्रोल करने के लिए उसने राजधानी क्या बनाई? कन्नौज। आगे देखिए भाई, अब हम बात करते हैं भाई, जैसे सिन्नाद वगैरह के बारे में बताया मैंने, प्रभाकर वर्धन के बारे में बताया। 633 ईस्वी में फिर साम्राज्य विस्तार करने के लिए हर्षवर्धन ने गुजरात व वल्लभश्री पर आक्रमण किया। उस समय रियासत होती थी साम्राज्य विस्तार के लिए, क्योंकि देखो ये थानेसर है कुरुक्षेत्र, यहां से कन्नौज, तो लगभग पूरे उत्तरी भारत पर किसका राज्य था? हर्षवर्धन का। तो उसने नीचे गुजरात में वल्लभश्री पर आक्रमण किया 633 ईस्वी में। वहां पर वल्लभश्री के राजा थे ध्रुवसेन। ध्रुवसेन को हर्षवर्धन ने हराया, परंतु वह एक वीर था, इसीलिए फ्यूचर में उसके साथ लड़ाई ना हो, तो ध्रुवसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भाई 633 ईस्वी में किस जगह पर आक्रमण किए? गुजरात में वल्लभश्री पर आक्रमण किए। और वल्लभश्री का राजा कौन था? ध्रुवसेन।
उसको पहले हराया, परंतु उसकी वीरता को देखते हुए ध्रुस अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? ध्रुसेन के साथ कर दिया। आगे चलिए भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने गुजरात, ये देखो भारत का नक्शे की तरह देख लो थोड़ा, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हर्षवर्धन के अंदर आ चुका था। फिर उन्होंने ये वाला पोर्शन भी जीत लिया। अब हर्षवर्धन को ये वाला पोर्शन जीतना था, ये पोर्शन। इस पोर्शन में देखिए क्या हुआ। इस पोर्शन में पुलकेशिन चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। ये हर्ष ने जीत लिया, ये हर्ष ने जीत लिया, ये हर्ष ने जीत लिया। अब उसको दक्षिण भारत में जाने के लिए किसको हराना पड़ेगा? पुलकेशिन द्वितीय को। तो पुलकेशिन द्वितीय को जीतने के लिए चालुक्य के वातापी वंश, दो वंश हुए भाई चालुक्य में, वातापी, बादामी और वातापी दो अलग अलग हैं, वातापी वंश। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का था, यहां पर 634 ईस्वी में अटैक किया, परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया और यह बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो पेपर में आता है हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका? हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। यह में किससे वर्णन मिलता है? ऐहोल अभिलेख। अगर हर्षवर्धन उस समय पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता तो पूरे संपूर्ण भारत में हर्षवर्धन बड़ा सम्राट बनता, और हर्षवर्धन बड़ा सम्राट बनता तो हरियाणा में भी बड़े उत्कृष्ट किले होते, हरियाणा बड़ा संपन्न होता। हरियाणा में कभी भी कोई किले विले इतने ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा की तरफ से कोई बड़ा राजवंश नहीं रहा है। अगर हर्षवर्धन जीतता तो हरियाणा की तरफ से बड़ा राजवंश रहता। तो पुलकेशिन द्वितीय के हराने की वजह से हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार वहीं पर स्टॉप हो गया। इसका वर्णन हमें कहां मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। क्लियर टू यू? आगे हम बात करते हैं, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और इसकी लड़ाई का वर्णन मिलता है। फिर हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी को हुई। 647 ईस्वी को हर्षवर्धन की क्या हुई? मृत्यु। अब हम कल हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन का आज मैंने बताया पॉलिटिकल कनेक्शन, राजनीतिक कैसे मृत्यु हुई, कैसे क्या किया। कल हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के समय कौन यात्री भारत आया, हर्षवर्धन के समय कौन सी किताबें लिखी गई, हर्षवर्धन के समय किस प्रकार का प्रशासन था। हम सारी बातें कल पढ़ेंगे डिटेल में। अब भाई नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, हाँ अब बोलो भी किस किसके क्या क्या डाउट है, जल्दी बताइए डाउट। अब बताइए किसी के डाउट भाई। कल डिटेल में सारा पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रजापति जी, तुंगभद्रा बहुत नीचे है भाई, उनमें दो नदियों का वर्णन मिलता है, तुंगभद्रा और नर्मदा, पर नर्मदा नदी के किनारे। ये अहिंसांग यात्री आए थे, मैंने कल बताया था कि प्रशासन में पढ़ेंगे अहिंसांग कब आया, कल का सारा पढ़ेंगे भाई। और बताइए भाई, और किसी का कोई डाउट हो? ऐहोल, एहोक्स नहीं, ऋतु का लैंड जी, ऐहोल। हाँ, किस चीज की बुक पूछनी है आपको? सोन प्रजापति जी, जैसे ही उसका नोटिस वो थोड़ा एक बार अपलोड हो जाएगा ना एचसीएस का, वो अपलोड नहीं हो रहा है, एचसीएस का अपलोड होते एक स्पेशल क्लास बनाएंगे एचसीएस की वीडियो से रिलेटेड, एचसीएस की बुक से रिलेटेड। उसमें एचसीएस बिल्कुल सेपरेट होगा, एक एचसीएस में बिल्कुल फास्टली हरियाणा जी की होगी और सेपरेटली उसमें अलग चीज तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई भी जो क्लासेस होंगी। ऐहोल अभिलेख कहां पर है? मध्य प्रदेश। हाँ, हर्षवर्धन का टीला कुरुक्षेत्र।
ये कल आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है भाई, चलो आज के लिए फिर अलविदा चाहेंगे भाई। और ऐसे ही किया करो, पहले अपना पूरा लेक्चर आराम से एंजॉय किया और बाद में सारे डाउट लिया करो, ईच एंड एवरी डाउट आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। एहोल कर्नाटक में ही, धन्यवाद।